वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की 14वें ब्रिक्स सरबराह इजलास में शिरकत। अफ्रीका, वस्ती एशिया, जुनूब मशरक़ी एशिया और बहरुल काहिल से कैरिबियन खत्ते के साथ भारत की तरक्याती शराकत दारी की निशानदही। अफ्रीका के साथ आलमी फैसलों में लातीनी ममालिक की शराकत को यकीनी बनाने पर जोर। जर्मनी में 26 जून को G7 की मीटिंग का होगा इनेकाद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे शिरकत। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़, तवानाई की फ़राहमी समेत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और सप्लाई चेन पर किया जाएगा तबादला ख्याल। 28 जून को वज़ीर आज़म मुत्तहदा अरब इमारात का करेंगे दौरा। प्रधानमंत्री आवास योजना के आज 7 साल मुकम्मल। स्कीम के तहत अब तक 1 करोड़ 23 लाख मकानात को मिली मंजूरी। 1 करोड़ से ज़्यादा मकानात ज़ेर तामीर। मुस्तहक़ीन के नाम किए गए 61 लाख से ज़्यादा मकानात। पद्मा पुल की कामयाब तकमील पर भारत ने बांग्लादेश को दी मुबारकबाद। कहा, पद्मा पुल न सिर्फ बांग्लादेश में राब्ते को बेहतर बनाने में करेगा मदद, बल्कि मुश्तरका झैली खत्तों को जोड़ने वाले लॉजिस्टिक और कारोबार को भी फराहम करेगा तहरीक। शिवसेना ने अजय चौधरी को लेजिस्लेचर पार्टी का बनाया लीडर। सुनील प्रभु बनाए गए चीफ व्हिप। एकनाथ शिंदे ने इस अमल को करार दिया गैर आईनी। अदालत से करेंगे रुजू। महाराष्ट्र हुकूमत को बचाने के लिए मुंबई में मीटिंग का दौर जारी। बैनुल-अक़वामी ओलंपिक एसोसिएशन की 2024 पेरिस ओलंपिक से कबल बैनुल-अक़वामी बॉक्सिंग फेडरेशन के खिलाफ कार्रवाई। पेरिस ओलंपिक के लिए बॉक्सिंग क्वालिफायर्स और टूर्नामेंट का इंचार्ज नहीं होगा IBA। IOC ने IBA के मालियात, रेफरी और निज़ाम इंसाफ पर उठाए हैं सवाल। रणजी ट्रॉफी फाइनल में मध्य प्रदेश की पोजीशन मुस्तहकम। स्तंभ शर्मा और यश दुबे ने स्कोर की सेंचुरियां। चौथे दिन के आगाज से पहले मध्य प्रदेश मुंबई की पहली इनिंग्स के स्कोर से सिर्फ 6 रन पीछे। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादे अलीम। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 14वें ब्रिक्स सरबराह इजलास के आखिरी दिन वर्चुअल तौर पर शिरकत की। वज़ीर आज़म ने अफ्रीका, वस्ती एशिया, जुनूब मशरक़ी एशिया और बहरुल काहिल और कैरिबियाई खित्ते के साथ भारत की तरक्याती शराकत दारी और रोशनी डाली। उन्होंने एक आज़ाद, खुली, जामे और कवायद पर मबनी मैरी टाइम स्पेस की तरफ तवज्जो मबजूल कराई। वज़ीर आज़म ने बहर हिंद से लेकर बहरुल काहिल तक तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के मसले को नुमायाँ तौर पर रखा। यही नहीं, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कसरुल-जहती निज़ाम में इस्लाहात का मसला उठाते हुए एशिया के साथ साथ अफ्रीका और लातीनी अमरीका में आलमी फैसलों में शिरकत को यकीनी बनाने की बात भी कही। इसके साथ ही वज़ीर आज़म ने सर्कुलर इकानमी की अहमियत की निशानदही की और हिस्सा लेने वाले ममालिक के शहरियों को लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मुहिम में शामिल होने की दावत दी। शिरकत करने वाले मेहमान ममालिक अल्जीरिया, अर्जेंटीना, कम्बोडिया, मिस्र, इथियोपिया, फिजी, इंडोनेशिया, ईरान, कजाकिस्तान, मलेशिया, सेनेगल, थाईलैंड और उज़्बेकिस्तान थे। इससे कबल 22 जून को ब्रिक्स बिजनेस फोरम के इफ्तिताही तकरीब के कुलीदी खिताब में वज़ीर आज़म ने ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल और ब्रिक्स ख़वातीन इत्तेहाद की सताइश की, जिन्होंने कोरोना के बावजूद अपने काम को जारी रखा। वज़ीर आज़म ने ब्रिक्स कारोबारी बरादरी को समाजी और इक़्तिसादी चैलेंजों, स्टार्टअप और MSME के लिए टेक्नोलॉजी पर मबनी हल के इस शोबे में मज़ीद ताउन का मशवरा दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 26 से 27 जून तक 7G सरबराह इजलास के लिए जर्मनी का दौरा करेंगे। 7G सरबराह इजलास जर्मनी की सदारत में मुनक़्क़िद किया जा रहा है, जिसमें अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल, जनूबी अफ्रीका जैसे ममालिक को भी मदऊ किया गया है। वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि अपने दौरे जर्मनी में वज़ीर आज़म मोदी 2 इजलासों को खिताब कर सकते हैं। उनके खिताब माहौलियात, तवानाई, आबो हवा, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, सेहत, सनफ़ी मसावात और जमहूरियत जैसे मौज़ूआत पर शामिल होंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 26 और 27 जून को जर्मनी की सदारत में मुनक़्क़िद होने वाले G7 सरबराह इजलास के लिए जर्मनी के शुलाश एरमाऊ का दौरा करेंगे। तवक्को है कि वज़ीर आज़म समिट के दौरान माहौलियात, तवानाई, आबो हवा, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, सेहत, सिनफ़ी मसावात और जमहूरियत जैसे मसाइल पर अपने ख़यालात का इजहार करेंगे।
ये कॉन्फ्रेंस रूस यूक्रेन के जारी बहरान के साये में मुनाकिद की जा रही है। ऐसे में दुनिया के सामने सप्लाई चेन को दरपेश खतरे पर भी बातचीत मुतवक्के है। On the question of Ukraine, we have asked for immediate cessation of hostilities right from the beginning of the onset of the conflict, and we have clearly said that the path to the resolution of the problem is through diplomacy and dialogue. India has taken a very proactive stance to ensure that the food security of the vulnerable countries in particular are addressed in a manner that their needs are addressed, but also at the same time the food security within the country, within India, is absolutely not at all impacted. मुख्तलिफ अहम उमूर पर बैनुल-अक़वामी ताउन को मुस्तहकम बनाने की कोशिश में दीगर जमहूरियतों जैसे अर्जेंटाइन, इंडोनेशिया, सेनेगल और जनूबी अफ्रीका को भी कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया गया है। G7 summit has chosen 5 key priorities for the current year, and in broad term these are: 1. Energy transition, 2. Economic recovery and transformation, 3. Pandemic prevention and control, 4. Sustainable investments and infrastructure, and 5. Promotion of shared values of democracy. सरबराह इजलास के मौके पर वजीर आजम कुछ G7 रुकन ममालिक और सरबराह इजलास में मदऊ ममालिक के रहनुमाओं के साथ 2 तरफा मुलाकातें भी करेंगे। वजीर आजम मोदी जर्मनी में भारतीय बिरादरी से भी बातचीत करेंगे। वजीर आजम का जर्मनी का आखिरी दौरा मई में भारत जर्मनी बैन हुकूमती मुशावरत के 6ठे एडिशन के लिए हुआ था। वजीर आजम मोदी G7 में 2 अहम इजलासों से खिताब भी करेंगे। Prime Minister is scheduled to participate in 2 sessions along with other partner countries of the G7 summit. One of them, the first one, relates to climate, energy and health, and the second session is on food security and gender equality. G7 सरबराह इजलास में शिरकत के बाद वजीर आजम 28 जून को मुत्तहिदा अरब इमारात का दौरा करेंगे। After attending the G7 summit, Prime Minister will be travelling to United Arab Emirates on 28th of June to pay personal condolences on the passing away of His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, the former UAE President and Abu Dhabi ruler. This will be Prime Minister's first meeting at the same time with His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan since his election as the new President of the UAE. मुत्तहिदा अरब इमारात भारत के अहम स्ट्रेटेजिक शराकतदारों में से एक है। गुज़िश्ता साल फरवरी में भारत और मुत्तहिदा अरब इमारात ने एक जामे इक़्तिसादी शराकतदारी के मुआहदे पर दस्तखत किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। नाज़रीन, इसी सिलसिले में मज़ीद तफसीलात के लिए आइए बात करते हैं हमारे नुमाइंदे अजय मिश्रा से। जी अजय, जर्मनी में होने वाले G7 इजलास में किन उमूर पर बातचीत का ज़्यादा इम्कान है और भारत को जो पार्टनर मुल्क कहा गया उसकी क्या अहमियत है? देखिए, जहाँ तक G7 की बात है, जब ये 1975 में शुरू हुआ था तो उस वक्त पहले ही ऑयल क्राइसिस दुनिया में हुई थी जिसकी वजह से G7 बना था। और आज की अगर हम बात करें तो आज दुनिया फिर से एक ऐसे मुहाने पे खड़ी जहाँ कई सारे क्राइसिस, कई सारी चुनौतियाँ उसके सामने हैं, चाहे वो कोविड-19 पैंडेमिक हो या फिर रूस और यूक्रेन के बीच में जो चल रहा संघर्ष हो, पूरी दुनिया में जो महंगाई बढ़ रही है और जो अर्थव्यवस्थाओं पर असर पड़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये सारे इश्यूज हैं जो G7 में उठने की उम्मीद है। इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट कैसे किया जाए, डीकार्बोनाइज कैसे किया जाए, ये सारे जो इश्यूज हैं G7 के मोर्चे पर हमेशा से उठाए जाते रहे हैं। लेकिन जैसा कि माना जा रहा है कि इस बार रूस और यूक्रेन के बीच जो संकट है उसका मुद्दा छाए रहने की उम्मीद है। किस तरह से रूस पर सैंक्शंस बढ़ाया जाए और कैसे यूक्रेन को रिकॉन्स्ट्रक्ट किया जाए, ये इस बैठक का मुख्य मुद्दा हो सकता है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो साल 2019 से लगातार ये चौथी बार है जब प्रधानमंत्री मोदी को G7 में विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है। 2019 में फ्रांस, उसके बाद 2020 में अमेरिका, लेकिन वो मीटिंग हो नहीं पाई कोविड-19 की वजह से। 2021 में यूके की मेजबानी में प्रधानमंत्री मोदी ने शिरकत किया। ये तीसरी बार जर्मन प्रेसिडेंसी में वो शिरकत करने जा रहे हैं। ऑब्वियसली भारत एक इम्पॉर्टेंट देश है G7 के लिए, और चूंकि अगले साल G20 की मेजबानी भारत के पास आ रही है, इसलिए एक
बहुत बड़ा ग्राउंड बनाने की कोशिश में है मेजबान जर्मनी इस बार, और इसीलिए भारत को लेकर के इतना ज़्यादा उत्साह G7 के मोर्चे पर देखने को मिल रहा है। क्या वजीर आजम मोदी का कुछ ममालिक के साथ दो तरफा बातचीत का भी प्रोग्राम है? देखिए, समझने वाली बात होगी कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी विदेश यात्रा पर होते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा नेताओं के साथ मुलाकात का कार्यक्रम बनाने का प्रयास उनका रहता है, और ज़्यादा से ज़्यादा द्विपक्षीय संबंध हैं उनको और मजबूत बनाने पर उनका फोकस हमेशा से रहा है। अब इस बार यह है G7 के साथ जो सबसे बड़ी इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमीज़ हैं उनके नेता G7 का हिस्सा होंगे। बहुत सारे जो G7 कंट्रीज़ हैं उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता का प्रोग्राम बन रहा है, और ये उम्मीद की जा रही है बहुत सारे देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता हो सकती है। पार्टनर कंट्री के तौर पर भारत के साथ साथ अर्जेंटीना, सेनेगल, साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया को बुलाया गया है, और उम्मीद ये की जा रही है कि भारत इन पार्टनर कंट्रीज के साथ भी कुछ द्विपक्षीय वार्ता कर सकता है। अभी तक संख्या हमें नहीं बताई गई, लेकिन न्यूमरस कंट्रीज ये शब्द इस्तेमाल किया जाने, कई सारे देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भारत की होनी है, और हमें अभी डिटेल्स का इंतजार है। वज़ीर आज़म मोदी जब भी बाहर जाते हैं तो भारतीय बिरादरी से ख़ास अंदाज में राब्ता कायम करते हैं। इस बार वो जर्मनी में एक बड़े प्रोग्राम से भी खिताब करेंगे, क्या झलकियां रहेंगी इसकी? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जब भी विदेश यात्रा पर होते हैं तो भारतीय समुदाय के साथ एक कनेक्ट बनाना उनकी हमेशा से कोशिश रहती है, और जब 2022 मई में बर्लिन में थे प्रधानमंत्री तो भी तब भी उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित किया था। करीब यहाँ पर 2 लाख भारतीय रहते हैं पूरे जर्मनी में, और पूरे जोश व खरोश के साथ इस वक्त इंतज़ार चल रहा है प्रधानमंत्री मोदी का। हमें ये बताया गया है कि कुल 16 ग्रुप्स हैं जो अपने प्रेजेंटेशंस लेकर के प्रधानमंत्री मोदी के सामने आएंगे, और अगर देखा जाए तो 168 पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि कल्चरल प्रोग्राम्स में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री थोड़ी सी झलक भारत के विभिन्न संस्कृतियों की मिलेंगे, और उसके बाद डायस पे एक बहुत ही ज़बरदस्त इंतज़ाम किया गया है। ऑडिडोम करके एक जगह है जो कि बास्केटबॉल का एक ऑडिटोरियम है, इंडोर स्टेडियम कह सकते हैं आप, और वहाँ पर 6,500 से ज़्यादा लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। तो सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कौन से नए मुद्दे होंगे, लेकिन भारत को भारत से कनेक्ट करना, भारतीयों को वापस अपने रूट से कनेक्ट करना, यही हमेशा प्रधानमंत्री मोदी का प्रयास रहता है, और यही झलक इस बार भी शायद म्यूनिख में देखने को मिल सकती है जब रविवार को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के साथ होंगे। जी शुक्रिया अजय। और भारतीय बिरादरी में वज़ीर आज़म के दौरे को लेकर ख़ास जोशो खरोश। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री आवास योजना के आज 7 साल मुकम्मल हो गए हैं। हाउसिंग और शहरी उमूर की वजारत ने कल प्रधानमंत्री आवास योजना के 7 साल मुकम्मल होने का जश्न मनाते हुए एक वर्चुअल प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस स्कीम को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2015 को शुरू किया था। इस तकरीब की सदारत हाउसिंग और शहरी उमूर की वजारत के सेक्रेटरी मनोज जोशी ने की। इसमें वजारत के सीनियर अफसरान, रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज़, रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के MD और मरकज़ और रियासती हुकूमतों के स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की। वज़ीर आज़म के सबके लिए रिहाइश विजन के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना ने अब तक 8,31,000 करोड़ रुपए की कुल सरमायाकारी के साथ 122.69 लाख मंजूर किए हैं, जिनमें से 1 करोड़ से ज़्यादा मकानात ज़ेर तामीर हैं और 61 लाख मकानात तैयार हो चुके हैं और मुस्तक़ीन के नाम किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तामीराती कामों की वजह से 423 लाख मेट्रिक टन सीमेंट और 96 लाख मेट्रिक टन स्टील इस्तेमाल हुआ है, जबकि 239 लाख मुलाजमतें भी पैदा हुई हैं। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना आज पद्मा पुल का इफ्तिताह करेंगी। भारत सरकार ने इस तारीखी प्रोजेक्ट की कामयाबी पर बांग्लादेश को मुबारकबाद दी है। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि पद्मा पुल न सिर्फ बांग्लादेश में मकामी राब्तों को बेहतर बनाने में मदद करेगा, बल्कि भारत और हमारे मुश्तरका ज़ैली इलाक़ों को जोड़ने वाले लॉजिस्टिक और कारोबार को भी तहरीक फराहम करेगा। ये पुल 2 तरफ़ा और ज़ैली इलाक़ाई राब्तों को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करेगा। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि भारत के लोग एक बार फिर बांग्लादेश की आज़ादी की 50वीं सालगिरह पर पद्मा पुल के इफ्तिताह के अहम मौके पर बांग्लादेश के अवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। रुख करते महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के सियासी बुहरान के अब अदालत में जाने के आसार नजर आने लगे हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले असेंबली के डिप्टी स्पीकर नरहरी जरवाल के लिए जाने वाले फैसलों से नाराज़
आज़ाद अरकान असेंबली लेजिस्लेचर असेंबली के लीडर की शक्ल में एकनाथ शिंदे को हटाकर अजय चौधरी की तकर्री पर मोहर जब्त करने और उद्धव खेमे की तरफ से 16 MLAs की रुकनियत ख़त्म करने की दरख्वास्त पर नोटिस जारी करने जैसे फैसले के बाद आज़ाद उम्मीदवारों ने डिप्टी स्पीकर के काम करने के अंदाज पर सवाल खड़े किए हैं। काबिले गौर है कि महाराष्ट्र में डिप्टी स्पीकर का ओहदा गुज़िश्ता साल से खाली है, जब असेंबली के उस वक्त के स्पीकर नाना पटोले ने इस्तीफ़ा देकर कांग्रेस पार्टी की महाराष्ट्र यूनिट की बागडोर संभाली थी। आज़ाद अरकान असेंबली का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के एक मुकदमे में फैसला दिया था कि स्पीकर असेंबली की अहलियत का कोई फैसला स्पीकर उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक कि उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक ना लाई गई हो। मुल्क में टीकाकारी तेज रफ्तार से जारी है। कोविड वबाई अमराज के खिलाफ सबसे मौसर हथियार के तौर पर शुरू की गई वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 196 करोड़ 92 लाख से ज़्यादा वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 13 लाख से ज़्यादा वैक्सीन लगाई गई हैं। टीकाकारी मुहिम मुल्क में कोविड से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का एक अहम ज़रिया है और इसकी आला सतह पर मुसलसल जायज़ा और निगरानी की जा रही है। और अब कोई भी शख्स, इदारा या तंजीम टीबी के मरीज़ को अपनी कफ़ालत में ले सकता है। मुरव्वज ज़ाब्ते को पूरा करने की सूरत में ख्वाहिशमंद अफराद की दरख्वास्त पर मरीज़ को किफ़ालत में दिया जाएगा। मरकज़ी हुकूमत ने 2025 तक मुल्क को टीबी से पाक करने का हदफ मुकर्रर किया है। इस हदफ को पाने के लिए मरकज़ी वज़ारत सेहत जल्द ही टीबी के मरीज़ में मुब्तला अफराद को गोद लेने की स्कीम शुरू करेगी। इस स्कीम के तहत कोई भी शख्स, रज़ाकार तंजीम, सनती यूनिट, NGO, सियासी जमात, अवामी नुमाइंदा टीबी के मरीज़ को गोद ले सकेगा ताकि वो अपना मुनासिब इलाज करवा सके। लोग समाजी जिम्मेदारी के तहत मरीजों के इलाज और खाने पीने के अखराजात बर्दाश्त कर सकेंगे। मरीज को प्रोग्राम के लिए रजिस्टर होने या करने का इख्तियार दिया जाएगा और उनके फैसले से मरीजों को दस्तियाब मौजूदा खदमात मुतासर नहीं होंगी। इसके बाद हेल्थ वर्कर्स उन्हें रजामंदी फॉर्म पर दस्तखत कराएंगे। मुतल्लिका हेल्थ वर्कर्स इस रजामंदी फॉर्म को नक्शे पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे। हुकूमत ने टीबी के मर्ज को जड़ से ख़त्म करने की मुहिम को तेज़ कर दिया है। और असम के ज़्यादातर अजला गुज़िश्ता 10 दिनों से सैलाब से मुतासिर हैं। बारिश की वजह से ज़मीन खिसकने की वजह से मामूलाती ज़िंदगी भी धर्म भरम होकर रह गए हैं, लेकिन लोगों को बचाने के लिए भारतीय फ़ौज, NDRF, SDRF और मकामी पुलिस जंगी पैमाने पर काम कर रही है। मुख्तलिफ इलाकों में फंसे लोगों को महफूज मकामात तक पहुँचाने के लिए टीम दिन रात काम कर रही है और लोगों को खाना पीना और दीगर ज़रूरी अशिया दस्तयाब करा रही है। इंतज़ामिया ने मुख्तलिफ मकामात पर राहत कैम्प के मराकज़ कायम किए हैं। आसाम की रियासती डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक अब तक कुल 1395 राहत कैंप कायम किए गए हैं। इनमें 759 राहत कैंप हैं, जबकि 636 राहत तकसीम के मराकज़ हैं। इन कैंपों में 2,84,000 से ज़्यादा लोग पनाह लिए हुए हैं। इंतज़ामिया राहत कैंपों में ज़रूरी अशिया जैसे चावल, नमक, सरसों का तेल, बिस्किट के साथ साथ पानी, बच्चों की ग़िज़ा, साबुन, मच्छरदानी, सैनिटरी पैड वगैरह दस्तियाब करा रही है। वज़ीर आला डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा ने गुज़िश्ता कुछ दिनों में मुख्तलिफ सैलाब से मुतासिर अजला में कई राहत कैंपों का दौरा किया। उन्होंने सैलाब मुतासिर लोगों से बातचीत की और अफसरान को ये यकीनी बनाने का हुक्म दिया कि तमाम लोगों को राहत का साजो सामान मिले। बैनुल अक़वामी ख़बरों में अमरीका में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए इसक़ात हमल के आइनी हक़ को ख़त्म कर तारीख़ी फ़ैसले को तब्दील कर दिया है, जहां ख़वातीन को इसक़ात हमल करवाने की कानूनी हैसियत दी गई थी। अब ख़वातीन के इसक़ात हमल के हक़ को लेकर अमरीका की तमाम रियासतें अपने अलग कानून बनाएंगी। अमरीका में 1973 के रो वी वेड फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इसक़ात हमल को आइनी हक़ का दर्जा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आइन इसक़ात हमल का हक़ फराहम नहीं करता है। उन्होंने ये भी बताया कि इसक़ात हमल को रेगुलेट करने का हक़ अवाम और उनके मुंतखब नुमाइंदों को वापस कर दिया गया है। अक्सरियत से लिए गए फैसले को सुनाते हुए जस्टिस सैमुअल ने कहा कि इसक़ात हमल एक इख़लाक़ी मसला पेश करता है जिस पर अमरीकी सख्त मुतज़ाद ख़यालात रखते हैं। हज ने कहा कि आइन हर रियासत के शहरी को इसक़ात हमल को रेगुलेट करने या उस पर पाबंदी लगाने से मना नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसक़ात हमल के लिए किए गए फैसले पर अमेरिका के सदर जो बाइडन आज व्हाइट हाउस से मुल्क को खिताब करेंगे। खेल की खबरों में बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में मुंबई और मध्य प्रदेश के दरमियान खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी फाइनल का आज चौथा दिन है। मध्य प्रदेश की पोजीशन चौथे दिन के खेल से पहले मजबूत दिखाई दे रही है। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक यश दुबे अपनी सेंचुरी मुकम्मल करने में कामयाब रहे। दूसरी जानिब स्तंभ शर्मा ने भी अपनी सेंचुरी मुकम्मल की। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक मध्य प्रदेश ने 3 विकेट के नुकसान पर
68 रन बना लिए थे। और बैनुल-अक़वामी ओलंपिक कमेटी ने बॉक्सिंग फेडरेशन के अंदर इंतजामी के मसाइल पर जारी खदशात की वजह से पेरिस 2024 ओलंपिक गेम्स में बॉक्सिंग इवेंट्स के इनेकाद के हुकूक इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन IBA से छीन लिए हैं। इसमें गेम्स के लिए क्वालिफाइंग इवेंट्स शामिल हैं, यानी ये लगातार दूसरे ओलंपिक्स होंगे जहां IOC इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन के बगैर इवेंट का इनेकाद करेगा। IOC की तरफ से बयान करदा खदशात में IBA के मालियात, रेफरिंग और इंसाफ के निज़ाम के साथ साथ इंतजामी उमूर भी शामिल हैं। ओलंपिक कमेटी ने कहा है कि IBA के मुजवज़ा पेरिस 2024 क्वालिफिकेशन सिस्टम के लिए किसी मेज़बान शहर के साथ कोई मुआहदा नहीं किया गया है। नाज़रीन, अब पेश है अखबारात का जायजा। उर्दू अखबारात के जायज़े में जो पहली ख़बर हमने ली है वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से। और इस खबर में रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से जो खबर हमने ली है, पहली सुर्खी, हिंदुस्तान में मुलाकातों मीटिंग का दौर जारी है। अफ़गानिस्तान में सिफारती मौजूदगी के लिए हिंदुस्तान सरगर्म है। अफ़गानिस्तान में सिफारती मौजूदगी के लिए ख़ास तौर से कोशिशें की जा रही हैं और इस सिलसिले में कई मीटिंगों का इनेकाद किया जा रहा है। अगली सुर्खी की तरफ बढ़ेंगे जो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल को लेकर है। महाराष्ट्र में असली और नकली शिवसेना और तीर कमान के लिए शुरू हुई जोर आजमाई। महाराष्ट्र में सियासी हलचल मची हुई है और देखने वाली बात होगी कि किसके हक में आगे जाकर फैसला होगा। जो अगली खबर हमने ली है वो है रोज़नामा इनकलाब से, और यह है सदारती इंतखाबात का अमल तेज़, मुर्मू के कागजात नामजदगी दाखिल। सदर जमहूरिया के लिए सदारती इंतखाबात का अमल तेज़ कर दिया गया है और अब कुछ ही दिन में ये बात जो है यकीनी हो जाएगी, नए सदर का इंतखाब हो जाएगा। अगली खबर जो हमने ली है वो है हिंदुस्तान एक्सप्रेस से, और वो है परमेश्वरन नीति आयोग के नए CEO होंगे। इससे अगली खबर है अखबार मशरक़ से, और वो है श्रीलंका ने हिंदुस्तान से मज़ीद $80 करोड़ की मदद मांगी। श्रीलंका के हंगामी हालात को देखते हुए लगातार हिंदुस्तान से मदद की अपील की जा रही है श्रीलंका की तरफ। और ये थे आज के उर्दू अखबारात और उनकी सुर्खियाँ। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। वज़ीर आज़म ने मन की बात प्रोग्राम में सफाई के मैदान में काम करने वाले उत्तराखंड के मकामी लोगों की तारीफ़ की है। वज़ीर आज़म की तरफ से हौसला अफजाई के बाद सफाई और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के शोबों में काम करने वाले लोग काफ़ी पुरजोश हैं। पेश है ये ख़ास रिपोर्ट। वज़ीर आज़म हमेशा मन की बात प्रोग्राम में अवामी खिदमत में मसरूफ़ अफराद के हौसले बुलंद करने की कोशिश करते हैं। वज़ीर आज़म ने अपने मन की बात प्रोग्राम में उत्तराखंड में सफाई की खिदमत में मसरूफ़ स्वच्छाग्रहियों की मिसाल पेश की। रुद्रप्रयाग के रहने वाले मनोज बेंजवाल गुज़िश्ता 25 बरसों से माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की मुहिम में मसरूफ़ हैं। मुक़द्दस मकामात को प्लास्टिक से पाक बनाना उनका मिशन है। बेंजवाल मन की बात प्रोग्राम में अपना नाम सुनकर बहुत पुरजोश हैं। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मेरा नाम लिया, मेरा सौभाग्य है और लगभग 25 वर्षों से मैं स्वच्छता पर कार्य कर रहा हूँ। दूसरी जानिब गुप्त काशी में रहने वाले सुरेंद्र बगवाड़ी के लिए सफाई सुथराई जिंदगी का मंत्र है। वो बाकायदगी से सफाई के प्रोग्राम में मसरूफ़ रहते हैं। ख़ास बात यह है कि उनके प्रोग्राम का नाम भी मन की बात है। सुरेंद्र बगवाड़ी को लगता है कि अब समाज के तई उनकी जिम्मेदारी में इजाफा हो गया है। मेरा परम कर्तव्य बनता है कि मोदी जी के मिशन को अपने क्षेत्र में लागू करना। इसके लिए मैंने स्वच्छता अभियान चलाया, लेकिन आज 15 से आज 22 हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरा नाम लिया स्वच्छता के लिए। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। उत्तराखंड में नारी शक्ति की अलामत हैं देवर गांव की चंपा देवी। गुज़िश्ता 3 बरसों से वो अपने गांव की ख़वातीन को कचरे के इंतज़ाम की तरबियत दे रही हैं। उन्होंने न सिर्फ सैकड़ों दरख्त लगाए हैं बल्कि अपनी मेहनत से एक सब्ज़ जंगल भी तैयार किया है। उन्हें इस बात का फ़ख्र है कि मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर आज़म ने उनकी मेहनत की कहानी को पूरी दुनिया के साथ मुश्तरक किया है। सन 1984 में यहाँ, उससे पहले यहाँ कुछ भी एक भी पौधा नहीं था। उसके बाद हमने यहाँ नई आबादी की, उसके बाद हमने यहाँ पेड़ पौधे लगाए और कुछ छोटे छोटे पेड़ों को पाला है। उत्तराखंड के दूर दराज देही इलाकों के बाशिंदे अपने मुआशरे के लिए किसी रहनुमा से कम नहीं हैं।
जो समाज को एक समत देने में मसरूफ़ हैं। उनका कहना है कि वज़ीर आज़म का मन की बात प्रोग्राम मुल्क के ऐसे तमाम लोगों को खुद एतमादी बख्शता है और कौम की खिदमत का जज्बा पैदा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और नाज़रीन, अब आपको लेकर चलते हैं वियतनाम, जहां बच्चों के रक्स के प्रोग्राम में सबको मुतहयर कर दिया। इसे देखने के लिए यहाँ लोगों की एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई। मौसम का मिजाज। इसी के साथ ही वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।